हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर 9.3। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल के नाम से, इसे डाउनलोड कर लीजिए। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना और रेटिंग करना एप्लीकेशन का बिल्कुल भी ना भूलें। एप्लीकेशन में कक्षा 11 व 12 की मैथमेटिक्स एवं केमिस्ट्री की जो कोर्सेज हैं वो हम लोगों ने चैप्टर वाइज डिजाइन कर रखी है। तो जिस भी चैप्टर में आपकी इंटरेस्ट हो, देन आप इंटरेस्टेड चैप्टर पे क्लिक करेंगे, आपके व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा, वहां से कोर्स आप परचेज कर लीजिए मात्र ₹1 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 15। देखिए स्टूडेंट, हमें मिला है बिंदु 0,0 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण हमें गिवन है। स्टूडेंट, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को आप स्टार कैटेगरी में डाल लीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखने में ही आपको इजी सा लग रहा है। इसमें है तो इजी, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट देखिए क्या लगेगा। सबसे पहले हम वाई डेस को क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx लिख देंगे। ओके, पृथक पृथक कीजिए। e की पावर x साइन x dx, समाकलन करने पर देखिए समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए। साइन एक्स dx। देखिए स्टूडेंट, dy का समाकलन तो आप लोग y बना दीजिए। ओके, और ये जो अपना पोर्शन है इसको आप लोग जो है अलग से समाकलन कर लीजिए। इसको आप I1 मान लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, आप एक बात कंफर्म कर लीजिए, जब भी आप अवकल समीकरण हल कर रहे हो और क्वेश्चन हल करें, देन आइलेट का नियम लगे। कौन सा? आइलेट वाला। देखिए यहाँ साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स होता है, e की पावर x का e की पावर x, तो प्रतिस्थापन से होगा नहीं। दो फंक्शन गुना में आइलेट लगेगा, और आइलेट लगेगा जब भी आइलेट की रूल लगे तो आप उस फंक्शन को I1 मान के अलग से सेपरेट कीजिए। क्यों? वो भी कारण मैं आपको अभी सोल्व करूंगा तो पता चल जाएगा। इतना क्लियर हो गया? ये बात यहां डायरेक्ट सोल्व करना स्टार्ट करेंगे तो तकलीफ आएगी आपको, क्योंकि ये उसका रीजन ये है कि जब आप सोल्व करेंगे तो एक स्थान पे ये फंक्शन एज इट इज वापस बनेगा, तो उसकी वैल्यू कहां से प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये। इसलिए आप इसको अलग से I1 मानिए। देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x साइन x dx। एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में आता है, इसलिए इसको सेकंड और ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखिए, सेकंड की समाकलन बना दीजिए, माइनस चिन्ह, इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, सेकंड का समाकलन, और दोनों की जो रिजल्ट आए उसका समाकलन। देखिए प्यारे बच्चों, साइन एक्स एज इट इज, e की पावर x का समाकलन e की पावर x, साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स, e की पावर x का समाकलन e की पावर x dx। चलिए I1 इज इक्वल टू e की पावर x साइन एक्स माइनस, ये सेकंड फंक्शन हो गया, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया। तो क्या करेंगे बताइए।
फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकेंड की समाकलन, माइनस चिन्ह, इंटीग्रेशन, फर्स्ट का अवकलन, सेकेंड का समाकलन, और दोनों की जो रिजल्ट आए उसका समाकलन। फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड की समाकलन, माइनस चिन्ह, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, और दोनों की जो रिजल्ट है उसका समाकलन। देखिए I1 इज इक्वल टू e की पावर x साइन x। अगर आप इस माइनस को यहां गुना कर दें तो ये हो गया माइनस कोस x, e की पावर x की समाकलन e की पावर x, माइनस और माइनस प्लस, इंटीग्रेशन कोस x का अवकलन माइनस साइन x, e की पावर x का अवकलन e की पावर x का समाकलन e की पावर x dx। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों आपको। अब देखिए, ठीक है, ये जो है e की पावर x साइन x, e की पावर x साइन x, इसकी वैल्यू कितनी है वो यहां पुट कर देंगे। ठीक है, इसको समीकरण 2 दे दीजिए, इसको समीकरण 3 बोल दीजिए। तो यहां देखिए I1 इज इक्वल टू e की पावर x साइन x माइनस e की पावर x कोस x माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x साइन x dx। इसको मैं समीकरण 3 देता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको रहने दीजिए समीकरण 3। यहां तक कोई समस्या है तो बताइए आप लोग। अब जो समीकरण मेरा 3 आया है उस समीकरण 3 में मैं समीकरण 1 का मान रखूंगा। किसका रखूंगा? 1 का। तो चलिए आगे फिर सोल्व करते हैं, स्पेस नई स्लाइड लेते हैं और बनाते हैं। अब देखिए आगे किस प्रकार लिखोगे। समीकरण 3 में समीकरण 1 का मान रखने पर देखिए I1 इज इक्वल टू e की पावर x साइन x माइनस e की पावर x कोस x। इसकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस I1, इस I1 को इस साइड ले आओ तो I1 प्लस I1 e की पावर x साइन x, I1 2I1 e की पावर x साइन x। ये जानो और कांस्टेंट c और लगा दीजिए स्टूडेंट। चलिए वो साथ में ही लगा देंगे, यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे देन साथ में लगा दीजिए। और आप बेसिकली लगा ही दीजिए यार, अच्छा रहेगा। इसमें कांस्टेंट c और लगा दीजिए। c एंड देन 3। ओके, तो इसकी प्लस c
क्लियर है? तो फाइनली I1 जो है आपका क्या हो गया, e की पावर x बाई 2 साइन x प्लस c बाई 2। ओके, यहां तक क्लियर कीजिए, बताइए यहां तक कोई समस्या है तो। ओके स्टूडेंट, बेसिकली आप ऐसे कर लिया करो, जो कांस्टेंट है वो लास्ट में लगा दिया करो, यही पूरा हल करने के पश्चात। तो इसमें रहने दीजिए, आप लोग जो है यहाँ रहने दीजिए, इसको तो एज इट इज ही पड़ा रहने दीजिए, तो हम लास्ट में ही लगा देंगे, तो ताकि उसका रीजन ये है कि ताकि ये c/2 ना बने। ठीक है, आप लोग लास्ट में लगा लीजिए कांस्टेंट। भाई ये सोल्व आउट कर लिए, अब इसको सोल्व कर लिए तो पूरा सोल्व आउट हो चुका ना, उसके पश्चात कांस्टेंट लगा दीजिए, उसके पश्चात क्या कांस्टेंट लगा दीजिए। तो अब लगा देते हैं प्लस c। ओके प्यारे बच्चों, वरना हमें एक नया कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो पूरा सोल्व करके फाइनल रिजल्ट आ जाए, I1 का अपना फाइनल रिजल्ट आ गया प्लस c। ओके, इसको आप इक्वेशन नंबर बोल दीजिए प्यारे बच्चों 4। अब इक्वेशन 4 जो है उसका मान आप इक्वेशन 1 में 4 की वैल्यू रख दीजिए। तो लिखिए समीकरण 1 में समीकरण 4 का मान रखने पर देखिए क्या बनेगा, y इज इक्वल टू e की पावर x बाई 2 प्यारे बच्चों, ये तो इधर आ गए, यहां पे माइनस कोस एक्स भी तो है, माइनस e की पावर x कोस एक्स। ओके, तो यहां पे थोड़ा सा मिस हुआ है, तो इन दोनों में से e की पावर x कॉमन ले लिए, तो साइन x माइनस कोस एक्स। देखिए इन दोनों में से e की पावर x कॉमन लिए, तो साइन x माइनस कोस एक्स और 2 इसके नीचे। ओके, प्लस c प्लस c, इसको आप समीकरण 4 बोलिए प्यारे बच्चों। अब जो समीकरण 4 की वैल्यू है समीकरण 1 में पुट कर दिए। अब फाइनल रिजल्ट आपका ये है, जो है ये आपको पुट करना है यहां पे, साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी। ये तो हमारी व्यापक हलाई है, कौन सी व्यापक, हमें विशिष्ट हल याद करनी है, और इसको आप समीकरण नंबर बोलेंगे हम लोग 5। हम लिखेंगे समीकरण 5 वाला वक्र बिंदु 0,0 से गुजरता है। गुजरता है। अब एक क्वेश्चन में बोला गया ये जो वक्र है वो 0,0 से गुजरता है, तो इसलिए x के प्लेस पे 0 पुट कीजिए और y के प्लेस पे y बराबर 0 से, ये अपने को पुट करना है इसमें। तो y की जगह 0 पुट कर दिए, e की पावर 0/2 साइन 0 माइनस कोस 0 प्लस सी। ओके, सोल्व आउट करेंगे। साइन 0 की वैल्यू 0, कोस 0 की कितनी -1, और e की घात 0 1, तो 1/2 इससे गुना किए तो ये -1/2 इस साइड आएगा, तो c की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो चलिए थोड़ा सा स्पेस बना लीजिए और सोल्व आउट कर लीजिए फिर।
अब देखिए स्टूडेंट आगे किस प्रकार से सोल्व आउट करेंगे। देखिए ये हो गया आपका 0 और ये हो गया 1/2 साइन 0 0 कोस 0 1 प्लस सी 0 इजिकल्स टू -1/2 प्लस सी। फाइनली आपके पास आ गया c इजिकल्स टू 1/2। c का मान 1/2 आ गया। ये 1/2 इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दो, समीकरण 5 से। कितने से? समीकरण 5 से। देखिए प्यारे बच्चों, तो y इजिकल्स टू e⁻x बट्टे 2 मल्टीप्लाई में साइन x माइनस कोस x प्लस 1/2। ये स्टूडेंट हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ओके, कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें आपको। ये हमारी फाइनल रिजल्ट है। बता दीजिए कहीं कोई समस्या है तो। ठीक है, बिल्कुल आप एग्जाम में ये लिख के आइए, ओके है। लेकिन जो एनसीईआरटी में आंसर दे रखा है, मैं सिर्फ आंसर मैचिंग के लिए कर रहा हूं। इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, उसको इस साइड मल्टीप्लाई किया गया है, तो वो बन गया 2y, यानी दोनों पक्षों को 2 से गुना कर दिए। दोनों पक्षों को 2 से गुना कर दिए। देखिए स्टूडेंट, हम सिर्फ एनसीईआरटी का आंसर मिला रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे। टाइम पास का सा काम मानिए आप। ठीक है, इस 1 को इस साइड ले आइए, आप यही लिख के आइए जो हमने बताया, कोई दिक्कत नहीं है। 2y - 1 इजिकल्स टू e⁻x मल्टीप्लाई साइन x माइनस कोस x। आपको यही लिख के आना है, y की टर्म में ही लिख के आइएगा। किसकी टर्म में आंसर दे के आना है? y की टर्म में ही। बस ये 2 स्टेप एनसीईआरटी, तो इससे कोई औचित्य नहीं, आप यही लिख दीजिए। एनसीईआरटी का आंसर जो है उसने घुमा फिरा के कर रखा है, बस आपको y की टर्म में आंसर देना है। लेकिन ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर एवरीवन? बढ़े आगे, चलिए फिर देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। अवकल समीकरण हमें दे रखा है और इस अवकल समीकरण के लिए हमें बिंदु 1, -1 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। बिल्कुल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमें गिवन है एक्स वाई मल्टीप्लाई dy अपॉन dx इक्वल्स टू x प्लस 2 मल्टीप्लाई y प्लस 2। देखिए सबसे पहले सेपरेट कीजिए इसको आप। तो y तो यहां है ही, dy इस पक्ष को इसके नीचे लेके आइए, y प्लस 2। ओके, और x प्लस 2 है, इसके नीचे x को लेके जाइए और dx। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा जमा के लिखने का प्रयास करते हैं। y प्लस 2 dy, इसको सोल्व आउट किए तो सेपरेट करके तो x बट्टा x प्लस 2/x dx। ठीक है, यहां क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? ओके, पहले एक स्टेप बढ़ा लीजिए, तो y ओब्लिक y प्लस 2 dy इजिकल्स टू, ये अपना हो गया 1 प्लस 2 ओब्लिक x dx। लिखिए समाकलन करने पर
करने पर लगा दीजिए चिन्ह समाकलन का। y ओब्लिक y प्लस 2 dy इजिकल्स टू इंटीग्रेशन 1 प्लस 2 ओब्लिक x dx। यहां तक कोई समस्या है तो बताइए अपना। नहीं? अब देखिए स्टूडेंट, इसका तो काफी इजीली आप कर सकते हैं अगर आपको समाकलन का बेसिक थोड़ा बहुत नॉलेज है। देखिए अगर हम यहाँ 2 जोड़ दें 2 घटा दें, बेसिकली ये है कैसा? पहले तो ये देखिए ये कैसा, आप कहेंगे सर ये पद बहुपद वाला जो फंक्शन है। तो हम क्या करते हैं, जब घाते बराबर हो तो क्या करते हैं, हर में जो फंक्शन लिखा हो उसको अंश में कॉपी करने का प्रयास करते हैं। यानी ऐसा कैसा, तो एक काम करिए यहाँ पे 2 जोड़िए 2 घटाइए। अब यहां पे सेपरेट कर दीजिए इसको 1 dx, 2 आउटसाइड लिख दीजिए इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। इसको सेपरेट सेपरेट बनाएंगे तो स्टूडेंट देखिए इस पक्ष में इसका भाग देंगे तो कितना, आप कहेंगे सर 1 माइनस 2 ओब्लिक y प्लस 2 dy, और यहां पे कितना स्टूडेंट x प्लस 2 log मॉडुलस x प्लस सी। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका बना लीजिए 1 का dy के सापेक्ष समाकलन y माइनस 2 कांस्टेंट और 1/y प्लस 2 का log मॉडुलस y प्लस 2 इजिकल्स टू x प्लस 2 log मॉडुलस x प्लस सी। बताइए यहां पे कोई समस्या है तो आपको? नहीं? ओके ठीक। अब देखिए थोड़ा सा स्लाइड चेंज कर लेते और देन आगे सोल्व आउट कर लेते। चलिए देखिए स्टूडेंट आगे किस प्रकार सोल्व आउट करेंगे। आप लोगों ने log में प्रॉपर्टी पढ़ा है, चूंकि log m की पावर n हो तो इसको आप n log m लिख सकते हैं। कुछ ऐसा ही हम यहां करेंगे y इजिकल्स टू y माइनस log मॉडुलस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके प्यारे बच्चों, यानी ये 2 पावर अंदर चला जाएगा इजिकल्स टू x प्लस log मॉडुलस x स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए स्टूडेंट मॉडुलस का काम होता है पॉजिटिव करना। जब ऑलरेडी ये संख्या वर्ग में है, ये संख्या वर्ग में है तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो उसको पॉजिटिव को क्या पॉजिटिव किया जाए, तो मॉडुलस का कोई फिर महत्व नहीं है। तो देन फाइनली आप इस प्रकार लिख सकते हैं y इजिकल्स टू माइनस log y प्लस 2 का होल स्क्वायर इजिकल्स टू x प्लस log x स्क्वायर प्लस सी। इस वैल्यू को आप इस साइड ले जाइए प्यारे बच्चों, y इजिकल्स टू x प्लस log y प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस log x स्क्वायर प्लस सी। चूंकि log m प्लस log n, इसको हम गुणधर्म से क्या लिख सकते हैं, log m मल्टीप्लाई log n। तो देखिए y इजिकल्स टू x प्लस log x स्क्वायर मल्टीप्लाई y प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस सी। इक्वेशन नंबर 1। ये स्टूडेंट आपकी फाइनल आंसर है। ओके, अब आप लिखिए चूंकि
समीकरण एक वाला वक्र बिंदु एक कोमा माइनस एक से गुजरता है तो देखिए इसमें पुट कीजिए, इसलिए x बराबर एक, y इज इक्वल टू माइनस एक, y की जगह माइनस एक पुट कर दिए, x की जगह एक प्लस लॉग x की जगह एक पुट किए तो एक का स्क्वायर, y की जगह माइनस एक प्लस दो होल स्क्वायर प्लस सी। देखते हैं, माइनस एक इज इक्वल टू एक प्लस लॉग एक की वर्ग एक, दो में से गया एक, एक की वर्ग एक, लॉग वन प्लस सी। लॉग वन की वैल्यू स्टूडेंट, लॉग वन का वैल्यू जीरो, सी इसको इस साइड लेके आए, माइनस एक इज इक्वल टू सी एंड देन फाइनली सी इज इक्वल टू माइनस टू। सी का मान कितना आ गया, माइनस दो। सी का मान समीकरण एक में रखने पर, किस में रखने पर, एक में रखने पर प्यारे बच्चों। अब समीकरण एक में पुट करते हैं वैल्यू, तो देखिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर वन प्लस वाई का होल स्क्वायर, सी की जगह माइनस टू मैंने पुट कर दिया। तो प्यारे बच्चों ये मेरी आंसर है, कंप्लीटली राइट आंसर। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, बस आपका जो 9.3 जो एक्सरसाइज है उसका एनसीईआरटी में जो आंसर दे रखा है वो ये दे रखा है, y माइनस एक्स प्लस टू इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर वन प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है। ओके, तो आपको मैंने बताया कि आपको y की टर्म में आंसर देना है। क्लियर? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, हमें बोला गया बिंदु 0,2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करना है हमें, जिसका किसी बिंदु यानी x, जिसका कोई पॉइंट है, जनरल पॉइंट है x, y पर स्पर्शरेखा की प्रवणता, यानी x, y पर स्पर्शरेखा की प्रवणता क्या होगी, dy अपॉन dx होगी। और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल, किसका, स्पर्शरेखा की प्रवणता और y निर्देशांक के गुणनफल जो है वो उसके y निर्देशांक के बराबर है। तो लिखते हैं बिल्कुल, चलिए हल जो है क्वेश्चन नंबर 17 का दिया है। क्या दिया है कि वक्र जो है उसके बिंदु x, y पर स्पर्शरेखा की प्रवणता, तो बिंदु के जो x, y पर स्पर्शरेखा की प्रवणता हिंदी में लिख देता हूं पहले, x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है उस बिंदु के y निर्देशांक गुना y निर्देशांक बराबर है किसके, x निर्देशांक। ये आपको बोला गया प्रश्न में। तो बिंदु x, y पर स्पर्शरेखा की प्रवणता जो है वो होती है dy अपॉन dx मल्टीप्लाई क्या है, में क्या दे रखा है, y निर्देशांक
मल्टीप्लाई में y बराबर, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, x निर्देशांक के, ये आपको दे रखा है। तो एकदम सिंपल है, सेपरेट कीजिए, तो y dy इज इक्वल टू x dx, समाकलन करने पर चलिए समाकलन कीजिए, y dy x dx, y का समाकलन, y की जो समाकलन y स्क्वायर बाय 2, और x की समाकलन जो है वो हो जाएगी x स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन नंबर दे दीजिए 1, और लिखिए समीकरण 1 वाला वक्र बिंदु 0, -2 से गुजरता है, इसलिए x बराबर 0, y इज इक्वल टू -2, x के प्लेस पे 0 और y के प्लेस पे -2 पुट करेंगे, तो -2 का होल स्क्वायर बट्टे 2 बराबर x के प्लेस पे 0 उसकी होल स्क्वायर बट्टे 2 प्लस सी, 4/2 यानी फाइनल रिजल्ट 2, ये ऑल ओवर 0, तो c का वैल्यू हमारे पास आ गया 2। c की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, 2, -2 का स्क्वायर 4, उसमें 2 की भाग दिए 2, ये 0, तो c की वैल्यू 2। समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2। देखिए स्टूडेंट, दोनों पक्षों को 2 से गुणा कर दो, कितने से, 2 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4। 2 से गुणा करेंगे कट जाएगा, इससे करेंगे कट जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। ओके, ये स्टूडेंट आपका जो है विशिष्ट हल है। देखिए जिसमें कांस्टेंट c की वैल्यू लिखी होती है ना, वो विशिष्ट हल, और ये व्यापक हल है। ओके, यही आंसर है, चेक कर लीजिए आप जो है अपना, कहीं कोई समस्या हो तो बता दीजिए स्टूडेंट। ओके, यही आंसर आपको y की टर्म में ही आंसर देना था। एनसीईआरटी में जो लिखा है वो मैं यहां लिख देता हूं, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, ये लिखा है, तो एक ही बात है। ओके, बढ़े फिर आगे, बताइए प्यारे बच्चों, अब देखते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट, देखिए स्टूडेंट बोला गया एक वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की परिणता। तो पहले तो x, y पर स्पर्श रेखा की परिणता क्या होगी, dy अपॉन dx। स्पर्श बिंदु को 4,3 से मिलाने वाले रेखाखंड की परिणता की दुगनी है। तो चलिए मैं इस लैंग्वेज को लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली आपको आ गया होगा वैसे तो, x, y पर स्पर्श रेखा की परिणता, प्रवणता, ये हमें दे रखी है। x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2 गुनी है। कितनी गुनी है, 2 गुनी है। जो स्पर्श x, y को इस पर देखिए, स्पर्श बिंदु का मतलब x, y, x, y को
बिंदु -4 कोमा -3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की, मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता। फिर से देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में हमें बोला गया है ऐसे वक्र, एक वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्शरेखा की प्रवणता, यानी बिंदु हमें क्या दे रखा है, x, y पर स्पर्शरेखा की प्रवणता dy/dx होगी। अब ये बोल रहा है कि इस बिंदु पर स्पर्शरेखा की प्रवणता दोगुनी है, किससे? ये जो बिंदु है x, y, इसको अगर हम -4,3 से मिलाएं तो जो रेखाखंड बनेगा उसकी जो प्रवणता आएगी उससे। देखिए कैसे करेंगे, आपको मैं दो बिंदुओं को मिलाने वाले दो बिंदु जो हैं, देखिए पहले मैं यहां पे लिख देता हूं, स्टार लगा के आप नोट कर लीजिएगा। एक बिंदु मेरे पास सपोज दैट ये P है और एक ये Q है। अगर मेरे पास इसके निर्देशांक स्टूडेंट x1 y1 और इसके निर्देशांक मेरे पास x2 y2 हो, तो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड PQ की प्रवणता प्रवणता यानी m, प्रवणता को m से लिखते हैं, m से भी लिखते हैं, dy/dx से भी। तो जो है प्रवणता जो होगी वो होगी y2 - y1 बट्टे x2 - x1। कक्षा 11 में हम लोगों ने पढ़ा है काफी अच्छे से। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता ये होती है। ओके, इसके अनुसार हमारा इसका मैथमेटिकली जो एक्सप्रेशन बनेगा वो देखिए, एक्स वाई पर स्पर्शरेखा की प्रवणता dy/dx, दो गुना, देखिए क्या करेंगे, y वाले में से y वाला घटा देंगे, ठीक है। मैं इसको इसमें से इसको घटा दीजिए, तो y -3 और x वाले में से x वाला घटा दीजिए, -4। और आप एक बात और है, आप किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 मान सकते हैं। इसको भी आप x1 y1 मान सकते हैं, इसको x2 y2 मान सकते हैं, इसको x2 y2, इसको x1 y1, आपकी इच्छा है। ओके, क्लियर। अब आगे देखिए, यहां से आपके पास बन गया स्टूडेंट dy/dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स y+3 बट्टे x+4, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, एडजस्ट कीजिए, इसको जमाइए, चरों का पृथक्करण कीजिए, dy/y+3 इज इक्वल टू 2/x+4 और dx कर दिए सेपरेट सेपरेट। समाकलन बनाइए, समाकलन करने पर इंटीग्रेशन dy/y+3, 2 आउटसाइड लिख दीजिए, कांस्टेंट है तो 1/x+4 dx। देखिए 1/y+3, पहले तो ये देखिए ये कैसा फंक्शन है, लीनियर, तो लीनियर फंक्शन तो डायरेक्ट बना दीजिए इसका log से, तो ये हो गया log मॉडुलस y+3 इज इक्वल टू 2 log मॉडुलस x+4
प्लस सी। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है क्या बताइए। अब क्या करना है, देखिए थोड़ा सा इस पावर को इसके ऊपर ले जाइए, तो log y प्लस 3। और स्टूडेंट जब ये भी log में है ये भी log में हो, तो हम लोग एक जनरल वे फॉलो करते हैं कि जो कांस्टेंट है वो भी किस में होना चाहिए, log में ही होना चाहिए। हमने आपको बताया था या नहीं बताया, बोलो सर ये तो बताया था, तो हमने फॉलो तो नहीं किया यहाँ पे कि भाई जब सभी फंक्शंस की रिजल्ट्स log में आ रही हो तो कांस्टेंट भी आप log में ही लेने का प्रयास कीजिए। ओके, तो चलिए यहाँ पे log में लेते हैं फिर, log मॉडुलस सी। ओके, तो ये हो गया log मॉडुलस में x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस log मॉडुलस सी, log m प्लस log n। तो गुना कर दीजिए दोनों को, log मॉडुलस सी x प्लस 4 का होल स्क्वायर, log से log कट जाएगा, मॉडुलस से मॉडुलस कैंसिल आउट, तो ये हो गया y प्लस 3 इक्वल्स टू सी x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ओके प्यारे बच्चों, अब ये जो हमारा वक्र है ये बिंदु -4,3 से गुजरता है। थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं एंड देन सोल्व करते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट आगे लिखिए, चूंकि समीकरण, इसको दे दीजिए समीकरण 1, समीकरण कितना दे दीजिए 1 वाला वक्र बिंदु -4,-3 से गुजरता है। ठीक है, इसलिए x इक्वल टू -4, y इक्वल टू -3, तो y की जगह -3 डाल दीजिए, x की जगह 4 डाल दीजिए माइनस, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको स्टूडेंट एक, क्योंकि हमें c की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू निकालनी है, तो c की वैल्यू निकालने के लिए आप c इक्वल टू, इसको इस प्रकार लिख लीजिए, c इक्वल टू y प्लस 3 बट्टे x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो c जो है उसकी वैल्यू स्टूडेंट आपके पास देख लीजिए, 4,3। 1 मिनट स्टूडेंट, निर्धारित कैसे आ रहा है, देखिए स्टूडेंट हम लोगों ने गलत किया है थोड़ा सा, ये नीचे लिखा है देखिए, यदि ये वक्र -2,1 से गुजरे, तभी मैंने सोचा यार यहाँ पे n 0/0 निर्धारित रूप बन रहा था। हाँ, ये पॉइंट जो है जिससे गुजरता है वो -2,1 है, -2,1 है यार, हम लोगों ने स्लाइड से गलत उतार लिया ना, -2,1 है। ओके, देखिए समीकरण 1 वाला वक्र नीचे लिखा है -2,1 से गुजरता है, -2,1 से गुजरता है।
एक से गुजरता है, तो x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 1 करिए इसको। अब देखिए c बराबर वैल्यू आपके पास आ गया, x की जगह आप y की जगह 1 रख दीजिए, 1 + 3, और x की जगह आप -2 रख दीजिए, +4 उसका होल स्क्वायर। तो c बराबर 4, कितना बचा, 2, 2 की वर्ग 4, 1। c का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, 1। ठीक है, तो समीकरण 1 से, यहां लिखिए समीकरण 1 से, 1 से y + 3 c की जगह कितना रख दीजिए, 1, x + 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया y इजिकल टू x + 4 का होल स्क्वायर -3। तो प्यारे बच्चों ये हमारी आंसर बनेगी, क्योंकि हम लोगों को y की टर्म में ही आंसर देना है मोस्टली। ओके, एनसीईआरटी में अपना मैचिंग कर लीजिए, क्या आंसर आ रहा है इसका, क्वेश्चन नंबर 18 का। एनसीईआरटी में तो यही आंसर गिवन है। ओके, तो हमने ऐसे लिखा है इसको, कोई ना एक ही बात है, उससे कोई मार्क्स नहीं कटेगी आपकी। ओके, निश्चित रहिए ऐसी चीजों में। बढ़े आगे फिर, चलिए फिर देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 हमें बोला गया है एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसमें हवा भरकर फुलाया जा रहा है। यानी कोई गुब्बारा है जो गोलाकार है और उसमें हवा भर के फुलाया जा रहा है, स्थिर गति से बदल रहा है। कौन बदल रहा है? अगर हम हवा भर के फुला रहे हैं तो आयतन में परिवर्तन हो रहा है, और किसके सापेक्ष हो रहा है? समय के सापेक्ष। बोला गया आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है, यानी ओके 3 सेकंड बाद 6 इकाई है, तो t सेकंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे माना गुब्बारे का आयतन v है। ये से नो, चूंकि गुब्बारा कैसा है? गोलाकार है। चूंकि गुब्बारा गोलाकार है इसलिए v बराबर पहले तो 4/3 पाई r³। अब प्रश्न में बोला गया, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक गुब्बारे का आयतन जिसमें हवा भर के फुलाया जा रहा है, यानी आयतन में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष, स्थिर गति से बदल रहा है। देखिए स्थिर गति का मतलब है इसके आयतन में जो परिवर्तन है वो नियत है, दिया है, दिया है। आयतन में परिवर्तन समय के सापेक्ष ही होगा, dv/dt। ये आपको दे रखा है स्थिरांक, स्थिर। कैसे दे रखा है? स्थिर दे रखा है। स्थिरांक तो स्थिर है, इसका मतलब स्थिरांक आप कोई स्थिरांक मान लीजिए, कोई के मान लिया मैंने, कोई स्थिरांक है। यहां तक कोई समस्या है तो बताइए। क्लियर प्यारे बच्चों? अब v आयतन, तो ये राशि हमने एक्सरसाइज 6.1 पढ़ा था ना, राशियों में परिवर्तन की दर, राशियों में परिवर्तन की दर। तो उसके बेस पे क्या है कि हवा भर के फुलाया जा रहा है जो स्थिर गति से बदल रहा है। आरंभ में इसकी त्रिज्या 3 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 3। लेकिन पहले भैया v की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो d/dt 4/3 पाई r³ = k। बताइए यहां तक कोई समस्या है तो प्यारे बच्चों आपको यहां तक क्लियर कर लीजिए आप अपना।
बता दीजिए, क्लियर? पृथक पृथक सेपरेट सेपरेट करिए इसको। तो v की वैल्यू पुट कर दीजिए। ओके, ठीक है ठीक है, ओके। देखिए ओके, चलिए सेपरेट क्या करेंगे? ओके, समाकलन करने पर लिखिए, समाकलन करने पर करने पर, क्या करने पर प्यारे बच्चों? समाकलन करने पर। अब हम लोग समाकलन कर लेंगे। तो देखिए पहले स्टूडेंट डी अपॉन डी टी लिखा है ना, तो पहले अवकलन करना पड़ेगा यहाँ पे, बिल्कुल, फिर समाकलन करेंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमने, यही तो है, ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। पहले हमें यहाँ पे समाकलन नहीं करने से पहले अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने v का वैल्यू यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब पुट कर दिया। अब देखिए d अपॉन डी टी का मतलब t के सापेक्ष अवकलन, तो 4/3, ये कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आर क्यूब का कितना हो जाएगा? x की पावर n से 3r², और r का dr अपॉन dt। ओके, यस या नो? इजिकल्स टू के। फिर से समझ लीजिए प्यारे बच्चों, हमें दे रखा आयतन में परिवर्तन, तो आयतन में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, जो नियत है, नियत यानी स्थिरांक है, ठीक है। v की वैल्यू हमने पुट कर दी है, d अपॉन डी टी का मतलब हो गया अवकलन करना, तो हमने इसका अवकलन किया 4/3 एज इट इज पाई एज इट इज आर क्यू का 3r² और r का dr अपॉन dt। अब इसको सेपरेट सेपरेट करेंगे। पहले देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 पाई r² dr के dt। 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 पाई r² dr और dt को साइड कर दिए। अब समाकलन कीजिए, तो समाकलन करने पर इंटीग्रेशन 4 पाई r² dr इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के dt। 4 पाई इंटीग्रेशन r² dr इजिकल्स टू क्या आउटसाइड लिख दीजिए, इंटीग्रेशन dt। 4 पाई r² का r³ बट्टे 3 dt का t प्लस c। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर हुआ होगा? यहां तक अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। फिर बोला है आरंभ में त्रिज्या, आरंभ में यानी जब काम करना स्टार्ट किया जाए एकदम जीरो लेवल से, तो केस फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। केस फर्स्ट, जब t बराबर कितना है 0 और r बराबर कितना गिवन है 3 इकाई। कितना? 3 इकाई। समीकरण 1 से, देखते हैं। आप देखिए कौन सी से, समीकरण 1 से सोल्व आउट करते हैं, तो t की जगह 0 पुट कर दीजिए, r की जगह 3, 4 पाई 3 की क्यूब बट्टे 3 इजिकल्स टू के की के एज इट इज, और t की जगह 0 प्लस c। तो स्टूडेंट ये एक घात कट जाएगा, 3 की घात 3, 9 9 चौक 36 पाई, c का वैल्यू आ गया 36 पाई। समीकरण 2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए
सी का वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, सी का मान समीकरण 1 में रखने पर रखने पर 4 पाई आर क्यूब बट्टे 3 के टी प्लस 36 पाई, समीकरण नंबर 3। इसमें कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। यहां तक क्लियर है प्यारे बच्चों? ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, स्लाइड जो है नया लेते हैं और आगे सोल्व आउट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है हमें बोला गया है 3 सेकंड बाद 6 इकाई है। सेकंड केस में बोला गया, केस सेकंड में यहां ले रहा हूं। टी बराबर दे रखा है 3 सेकंड, ठीक है, और आर बराबर दे रखा है 6 इकाई। तो समीकरण 3 से हम लोग के की वैल्यू निकाल लेते हैं। समीकरण 3 से तो लिखिए, समीकरण 3 से 4 पाई आर की जगह कितना 6, उसकी क्यूब बट्टे 3 इजिकल्स टू के, टी की जगह 3 प्लस 36 पाई। ओके, तो 4 पाई 6 गुना 6, देखिए 6 मल्टीप्लाई 6 बट्टे 3, तो 3 से कट गया 2 बार, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 को 4 से गुना करेंगे, देखिए ये आ जाएगा 36, सॉरी 6 छिंग 36, 36 दूनी 72, 72 हो गया स्टूडेंट। ये 3 के प्लस 36 पाई, 72 को 4 से गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, छह से 6 हो गया 288 पाई इक्वल्स टू 3 के प्लस 36 पाई, 288 पाई माइनस 36 पाई इक्वल्स टू 3 के। तो देखिए भाई, 8 में से 6 गए 2, 8 में से 3 गए 5, 2 पाई बराबर 3 के की वैल्यू हमें निकालनी है स्टूडेंट। तो देखिए के बराबर 252 बट्टे 3, तो के बराबर साथ में पाई है, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 84 पाई, के का मान आ गया 84 पाई। कितना आ गया स्टूडेंट? 84 पाई। क्लियर? के की वैल्यू हमारे पास 84 पाई आ गई केस नंबर सेकंड में। जब हमने टी की वैल्यू 3 और आर की 6 पुट की तो के का 84 पाई आ गया। अब इस के की वैल्यू को समीकरण 3 में पुट कर देंगे स्टूडेंट, और वहां से सोल्व आउट करेंगे। देखते हैं स्टूडेंट आगे। तो के की मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 से 4 पाई आर क्यूब बट्टे 3, के की जगह 84 पाई मल्टीप्लाई में टी
प्लस 36 पाई कर दिए पुट। अब ये बोल रहा है लास्ट में t सेकंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। t सेकंड बाद गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इधर से कुछ कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, सोल्व आउट करते हैं। t सेकंड पे आपको गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ओके, तो सोल्व आउट कर लीजिए। यहां से कुछ जो कॉमन आ रहा है वो ले लीजिए। 4 पाई आर क्यूब बट्टे यहां पे 3 है, इसमें से 4 पाई कॉमन लीजिए आप। 4 पाई कॉमन लिया तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, टी 4 चौक 9 चौक 36, 9। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, आर क्यूब बट्टे 3 इक्वल टू 21 टी प्लस 9। इस 3 को इस साइड वापस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आर क्यूब बराबर 3 मल्टीप्लाई 21 टी प्लस 9, आर क्यूब बराबर 3 6 टी 9 27, आर बराबर 63 टी प्लस 27, इसकी होल पावर 1/3। ये स्टूडेंट अपना आंसर हो जाएगा। ये टी सेकंड पर, कितने सेकंड पर? टी सेकंड पर त्रिज्या आपकी आ गई। देखिए मैचिंग कर लीजिए, यही आंसर आ रहा है क्या? कहीं कोई समस्या तो नहीं है? बिल्कुल यही आ रहा है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में मोस्टली आपको जो है 4 मार्क्स में मिल जाते हैं। तो अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए इनकी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलना है। क्वेश्चन काफी इजी है, बस आपको पता होना चाहिए कि आयतन में गुब्बारा जो है उसको हवा भर के फुलाया जा रहा है, तो आयतन में परिवर्तन हो रहा है, यानी राशियों में परिवर्तन वाली कंसेप्ट लगेगी। तो dv अपॉन, मान t समय पर आयतन v है, तो आयतन में परिवर्तन dv अपॉन dt जो स्थिर है यानी k। फिर वहां से v आयतन v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब रख दीजिए। तो पहले हमें अवकलन करना है, फिर सेपरेट सेपरेट होगा अवकलन करने के पश्चात, देन समाकलन होगा। तो अच्छा क्वेश्चन, यहां तक कोई समस्या तो बताइए। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की लेक्चर। आशा है सभी क्वेश्चंस आपको 1 बाय 1 करके क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों। और वीडियो जो है अपने क्लास फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।